हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम मात्र 20 मिनट में आपका चैप्टर डेमोक्रेटिक रीसर्जेंस को कर लेंगे। आप भी जानते हैं इस चैप्टर का नाम बदला है, तो अभी हमें नाम पे फोकस नहीं करना, कंटेंट पे फोकस करना है। इतना आप लोग ध्यान रखिए कि यहां पे मैं आपको जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं, ये सीबीएसई के एकदम लेटेस्ट पैटर्न, एकदम लेटेस्ट कंटेंट के हिसाब से है, तो आप इस चीज से निश्चिंत रहिएगा। हम समझते हैं मात्र 20 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा इमरजेंसी डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस वाला पूरा ये चैप्टर एक ये आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन टाइप में होगा। तो इसमें बात होती है नेशनल इमरजेंसी की, तो जिसमें हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी लगाने के पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट रहा है, हमें सबसे पहले उसके समझना जरूरी है। हम एक चीज हम लोग देख रहे थे इमरजेंसी से पहले। इमरजेंसी कब लगी थी? हमने 1975 में इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी से कुछ समय पहले हम लोग देख रहे थे कि जुडिशरी और गवर्नमेंट में खींचातानी चल रही थी, एक तरीके से एक लड़ाई जैसा माहौल था। लड़ाई मतलब हाथापाई पे नहीं उतर रहे थे, लेकिन फिर भी हम कॉन्फ्लिक्ट देख रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट कैसे देख रहे थे कि जुडिशरी, पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे रही थी। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि जुडिशरी जो राइट टू प्रॉपर्टी वाले लॉज जो पार्लियामेंट बना रही थी उसको जुडिशरी खत्म कर दे रही थी। तो एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में लड़ाई चल रही थी, और हम देख रहे थे पार्लियामेंट अगर कोई भी कानून बनाती तो जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती थी। और पार्लियामेंट का कहीं ना कहीं जुडिशरी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी हमें देखने को मिल रहा था इमरजेंसी के दौरान। यहां पे अब देश के हमें थोड़ी सी आर्थिक स्थिति को जानना है, क्योंकि इमरजेंसी लगी है अगर 1975 में, तो 1975 से पहले आर्थिक स्थिति कैसे रही होगी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे रही होगी, हमें उसे जानना है। तो हम यहां पे देखते हैं कि जब इंदिरा गांधी की सरकार बनती है तो इंदिरा गांधी की सरकार बहुत सारे वादों के साथ में बनती है। गरीबी हटाओ का नारा वो लोग लेके आते हैं। और यहां पे आप ये भी देखते हैं कि हमारा युद्ध होता है। युद्ध किससे होता है? पाकिस्तान के साथ में होता है। याद करो बांग्लादेश लिबरेशन वाला उस समय पे ध्यान करो। तो ऑफ कोर्स अगर युद्ध होगा तो इकोनॉमिक स्थिति खराब हो ही जाएगी, क्योंकि हमें हमारे रुपए कहीं ना कहीं हम वेपन्स और इन सारी चीजों में लग रहे थे। तो एक तरीके से इकोनॉमिक स्लो डाउन था ही। और हमें आजादी 1947 में मिली, उसके बाद में चाइना के साथ में वार, पाकिस्तान के साथ में वार, फिर से एक और वॉर हो गया यहाँ पे अभी। तो इससे हम लोग देख रहे थे कि हमारी इकोनॉमी पे बार बार इंपैक्ट पड़ रहा था। प्लस गवर्नमेंट जिस वादे के साथ में आई थी, कौन से वादे के साथ में, कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम गरीबी हटाएंगे, उस वादे पे गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो अगर आप लोग देखोगे कि इकोनॉमिक स्थिति खराब रहेगी, अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे लोगों को क्या रहेगा, लोगों को यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, तो ऑफ कोर्स लोग क्या करेंगे? लोग प्रोटेस्ट करेंगे। लोग प्रोटेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही। इसी समय पे आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर में चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि मॉनसून जो है, मॉनसून बार फेलियर ऑफ मॉनसून हो रहा था। तो इसी के चलते एग्रीकल्चर भी प्रोडक्टिविटी कुछ ज्यादा अच्छी हमें दिख नहीं रही थी। तो उस समय क्या आप ये समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खराब थी। अब हम यहां पे देख रहे थे कि अलग अलग जगह स्टूडेंट के मूवमेंट चल रहे थे, स्पेशली दो स्टेट्स में। वो कौन कौन से स्टेट थे? गुजरात और बिहार में हम लोग देख रहे थे कि स्टूडेंट्स के यहां पे मूवमेंट चल रहे थे। और जयप्रकाश नारायण ने एक तरीके से टोटल रिवॉल्यूशन की भी बात कर दी थी। गुजरात में हमने ये देखा था कि प्रेशर में आके वहां पे हम लोगों ने देखा कि नए चुनाव वहां पे घोषित किए गए, और वहां पे जो कांग्रेस की सरकार थी तो वहां तख्ता पलट हो जाता है, कांग्रेस की सरकार नहीं रहती है, क्योंकि प्राइजेस बढ़ रहे थे। हम लोग ये सारी चीजें देख रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह। तो इनको हमने स्टूडेंट मूवमेंट में भी हमने यहाँ पे देखा था। जयप्रकाश नारायण इन सारी चीजों को एक तरीके से लीड कर रहे थे। हमें यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा था, ये जो वर्डिक्ट है, ये जो पिटीशन है, ये राजनारायण के द्वारा फाइल की गई थी। तो इसमें यह था कि 1971 में जो इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा है वो कुछ इलीगल मीन से, मतलब जितने रुपए खर्च करने थे उससे ज्यादा रुपए खर्च हुए हैं। तो कोर्ट ने यह बोला था कि ये जो इंदिरा गांधी की जो जीत है ये इनवैलिड है। इंदिरा गांधी अब उस पार्लियामेंट की सदस्य नहीं है। तो एक रीजन यहां पे ये भी था। और इसको देखते जयप्रकाश नारायण टोटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं कि सभी लोग अपना काम छोड़ दे, सभी लोग रोड पे उतर आए, कोई भी इस भ्रष्ट सरकार की बात नहीं सुनेगा।
साथ ही साथ में रेलवे स्ट्राइक वगैरह हो रही थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो थे उनको सैलरीज नहीं मिल पा रही थी क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी। तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। तो एक तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम यहाँ पे घेराव देख रहे हैं। एक तरीके से क्या हो रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमें बहुत ज्यादा सारी जगह प्रोटेस्ट यहां पे देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? ये सारी चीजों को नजर रखते हुए इतनी सारी चीजें थी तो जून 24, 1975 को नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर दी जाती है हमारी कंट्री में। ठीक है, जून 24, 1975। अब यहां पे इमरजेंसी में क्या हुआ था, इमरजेंसी में हम लोग देख रहे थे कि जितने भी अपोजिशन लीडर्स थे उन सबको क्या कर दिया था, उन सबको डिटेन कर दिया गया था। प्रेस की आजादी नहीं थी, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया था। फिर यहां पे हम लोग ये भी देख रहे थे कि जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे आरएसएस है, जमाते इस्लामी है, इन सबको बैन कर दिया गया था। जो सिटीजन की फंडामेंटल राइट्स है वो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया। पेपर में क्या छपेगा ये सरकार तय करती थी कि पेपर में क्या छपना है। फिर यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग मेजर्स जो थे वो बहुत ही फोर्सफुली, जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे बहुत ही फोर्सफुली उन सारी चीजों को यहाँ पे लागू किया गया था। ठीक है, जो फैमिली प्लानिंग को लेके, जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लेके जो गवर्नमेंट जो मेजर्स लेके आ रही थी वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली लोगों पे इंप्लीमेंट किए गए थे। इसी बीच में हम लोग ये देखते हैं कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भारत का संविधान है, उस संविधान में बहुत सारे चेंजेस कर देती है और कहीं ना कहीं वो सारे पावर अपने पास में ले लेती है सरकार। ठीक है, तो जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सरकार ने किया, जिसे कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट ने संविधान में इतने सारे चेंजेस किए कि ऐसा लग रहा था कि एक नया संविधान ही बन गया है, और वो सारे चेंजेस गवर्नमेंट ने अपने फेवर में कर लिए थे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जुडिशरी में भी इंटरवीन किया। जो जजेस उनके थोड़े से एक तरीके से कहें जो गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट देते थे वो चीफ जस्टिस वगैरह बनाए गए, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। क्लियर है? ये पूरा इमरजेंसी का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है। अब यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज है, कंट्रोवर्सीज में देखें तो यहाँ पे हम लोग वही कि एक तरीके से डिक्टेटरशिप आ गई थी इंडिया में। जो इंडिया जिसको कि हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वही आखिरी में आके एक डिक्टेटर गवर्नमेंट पे हो गया। फिर यहाँ पे शाह कमीशन ने बोला कि इमरजेंसी ने अपनी सारी हदें पार कर दी। ठीक है, तो ये तमाम तरीके की चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब यहाँ पे जो कांग्रेस का स्टैंड है या जो इंदिरा गांधी का स्टैंड है, उनका ये बोलना है कि इमरजेंसी जरूरी थी। वो ऐसा बोलते थे कि हम लोग इमरजेंसी इसलिए लगाई क्योंकि हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। सरकार कोई भी स्कीम लागू करती है, सरकार कुछ भी करती है तो या तो जुडिशरी रोक देती है, नहीं तो लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। तो लोग हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे। अगर हम हमारा काम नहीं करेंगे तो वेलफेयर कैसा होगा? हम सोशलिस्ट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, हम कुछ भी करते तो या तो जुडिशरी या ये लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है? ग्राउंड लेवल पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रही है। तो ये कुछ यहां पे बताया गया कि इमरजेंसी नेसेसिटी ऑफ इमरजेंसी के उसमें ये बताया गया है कि यहां पे जो एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि इमरजेंसी क्या जरूरी थी, क्या ये भी एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो उसमें कांग्रेस या इंदिरा गांधी का स्टैंड यहां पे हमें ये देखने को मिलता है। फिर जो इमरजेंसी है वो 1977 में अपलिफ्ट कर दी गई थी और जनरल इलेक्शंस हुए थे। और इमरजेंसी के बाद में जब जनरल इलेक्शंस हुए तो यहाँ पे कांग्रेस की बुरी तरीके हार हुई। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे आजादी, जब से देश को आजादी मिली है तब से लेके अभी तक कांग्रेस की पहली बार यहाँ पे हार होती है और जनता गवर्नमेंट आती है यहाँ पावर में। ठीक है, जनता गवर्नमेंट यहाँ पावर में आती है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं लेकिन जनता गवर्नमेंट भी अपना पूरा टेन्यूर कंप्लीट नहीं कर पाती है। जनता गवर्नमेंट भी सिर्फ 3 साल तक रहती है और अगेन हम लोग वापस कांग्रेस की सरकार देखते हैं तो जनता गवर्नमेंट भी 5 साल तक अपना टेन्यूर पूरा नहीं कर पाती है। ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। ये मैंने इसीलिए लगाया है ताकि मैं तो आपको समझाते गया, लेकिन अगर आपको कोई चीज जो आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। आई थिंक मैंने आपको पूरा चैप्टर बहुत ही कम समय में समझा दिया है। ये रैपिड रिवीजन सीरीज, ये जो क्विक रिवीजन टाइप में है, इसको आप बस ऐसा सुन सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हुआ क्या था, इसमें इमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, फंडामेंटल राइट्स, ये तमाम तरीके की चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम जितने भी वीडियोस होते हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उनके हम आपसे कोई रुपए चार्ज नहीं करते हैं।
मैग्नेट बीन्स की वीडियो आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, नहीं मिल रहे हैं तो आप गूगल पे जाके मैग्नेट बीन्स की वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के लिए www.magnetbeans.com करेंगे तो आपको वेबसाइट वहां से ओपन हो जाएगी, नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर से मैग्नेट बीन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैग्नेट बीन्स पर ये तमाम तरीके, इन तमाम सब्जेक्ट के वीडियोस 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और मैग्नेट बीन्स आपसे हाई क्वालिटी एजुकेशन का वादा भी करता है। सो इसी के साथ में अब मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम अगेन मात्र 15 से 20 मिनट में एक नया चैप्टर समझ लेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद।